तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर और आपकी एजुकेटर CS मेहंदी तोशनेवाल। गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो, राधे राधे राज। आ जाइए सभी लोग, जल्दी जल्दी से आ जाओ। तब तक जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी। गुड इवनिंग ज्योति, गुड इवनिंग पीयूष, मनब, उदिता, जैनब। कैसे है मेरे नादान परिंदे? क्या उड़ने के लिए तैयार हो? क्या उड़ान भरने के लिए तैयार हो? आज के नए चैप्टर से गुड इवनिंग प्रशांत, भूमि, अभिराज, शैलेश कुमार, अभिजीत, संजय, आर्यन ठाकुर। क्या नादान परिंदे उड़ान भरने के लिए तैयार हैं क्या? तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं SBIL में एक नया सा चैप्टर, दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। गुड इवनिंग प्रियांशी, हेलो गौरव, गुड इवनिंग लक्ष्य, गुड इवनिंग अर्शी। सो रेडी हो, तैयार हो? आई होप चैप्टर 2 आपने रिवाइज किया होगा। बेटा ये इनिशियल टाइम में आपके पास इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा। जैसे जैसे चैप्टर्स पढ़ते हो जा रहे हो वैसे वैसे घर पर रिवाइज करते जाना है, कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा कर रखना है। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, हम उड़ान भरने के लिए तैयार है। मैं आपकी पायलट रहने वाली हूँ थ्रू आउट यूर CS जर्नी। राधे राधे कुश, गुड इवनिंग जानवी। आज का हमारा होने वाला है चैप्टर नंबर 3, विच इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। टॉकिंग अबाउट द वेटेज ऑफ दिस चैप्टर, अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 मार्क्स का ये आ सकता है हमारा LLP। काफ़ी इजी चैप्टर है और मस्त सा स्कोरिंग सा चैप्टर है। अगर मैं बात करूँ जून 24 में, तो जून 24 के एग्जाम में LLP से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ LLP। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, फीचर्स ऑफ LLP, कुछ डेफिनेशंस, पार्टनर्स कौन होते हैं, LLP आखिरकार बनती कैसी है और कितने पैसे लाने हैं। क्या स्टार्ट करें? नया नया दिख रहा है कुछ? LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। क्या लगता है तुम्हें लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप मतलब क्या? वी ऑल नो पार्टनरशिप फर्म क्या होता है और कंपनी क्या होता है। ये पार्टनरशिप फर्म और कंपनी दोनों का मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। मतलब क्या है मैम, ये समझाते हैं आपको। जब पार्टनरशिप फर्म और कंपनी ये दोनों मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज LLP। ये दोनों मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इट मीन्स इस लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में पार्टनरशिप फर्म के भी कुछ फीचर्स है और कंपनी के भी कुछ फीचर्स यहाँ पर होते हैं। तो LLP क्या है? LLP एक हाइब्रिड फॉर्म है। ये क्या है? एक हाइब्रिड फॉर्म है, हाइब्रिड तरह का बिजनेस स्ट्रक्चर है, जिसमें पार्टनरशिप के भी कुछ अच्छे फीचर्स और कंपनी के भी कुछ अच्छे फीचर्स है। लेकिन उससे पहले ये हम समझ लेते हैं कि मैम पार्टनरशिप फर्म मतलब क्या और कंपनी मतलब क्या। अगर आप ये बता देती तो और अच्छा रहता। बस तुमने बोला और हमने आपको बता दिया। वी नो पार्टनरशिप फर्म, वी नो कंपनी। अच्छा, ज़रा देखते हैं दोनों के कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस। पार्टनरशिप फर्म में आपके अकॉर्डिंग मुझे बताओ डिसएडवांटेज क्या होता है। फटाफट मुझे चैट बॉक्स में सभी के मैसेजेस मिलने चाहिए। पार्टनरशिप फर्म में क्या डिसएडवांटेज है, कंपनी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या एडवांटेजेस है, ये आप मुझे बताओगे। जस्ट अ सेकेंड, मुझे चैट्स नहीं मिल रही है। हाँ जी, ये साधक एकदम सही, ये ज्योति। अच्छा, पार्टनरशिप फर्म में मैम हमें जितना पता है, हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप फर्म में सबसे खराब चीज़ होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। एकदम सही पढ़ा है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी सबसे खराब चीज़ होती है। और कंपनी में ऑन द अदर हैंड हमें पता है लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ओके, कंपनी में तो मेंबर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, तो ये तो अच्छी चीज़ है। अच्छा, कंपनी में ना परपैचुअल सक्सेशन होता है, प्रियांशी बोल रही है, बिल्कुल परफेक्ट। कोई भी आए कोई भी जाए, कंपनी चलती रहेगी। पार्टनरशिप फर्म में तो कोई भी परपैचुअल सक्सेशन नहीं होता है। ठीक है, ओके। और क्या होता है? ओहो, और क्या होता है पार्टनरशिप फर्म में ना, एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, तू राजी मैं राजी, चलो काम करते हैं। मतलब पार्टनर्स अगर राजी है तो वो उनके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। कहने से पार्टनरशिप फर्म में देयर इज अ फ्लेक्सिबिलिटी। बिल्कुल, अरे यार कौन, दो पार्टनर्स राजी है, मैं और वो राजी है, तो हम इस अकॉर्डिंग काम कर लेंगे। तो पार्टनरशिप फर्म में क्या होती है? फ्लेक्सिबिलिटी रहती है अपने अकॉर्डिंग काम करने की।
लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता, कंपनी में तो थोड़ा रिजिड प्रोसीजर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सब दिखते। और क्या कंपनी में ना सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, बिल्कुल परफेक्ट, कंपनी में सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। पार्टनरशिप में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, राइट। कुछ कुछ ऐसे फीचर्स हमें पता है। अच्छा, कंपनी में कौन संभालता है सब चीज? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं, और शेयर होल्डर्स आर कंसिडर्ड एज ओनर्स। लेकिन पार्टनरशिप में भी ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो हमारे पास ऐसा कोई भी मॉडल नहीं था। लॉ मेकर्स को लगा कि एक ऐसा मॉडल होना चाहिए जहाँ पर इन दोनों के कंबाइन फीचर्स हो। मतलब हमें एक ऐसा फीचर चाहिए था जिसमें पार्टनरशिप जैसी क्या हो, पार्टनरशिप जैसी फ्लेक्सिबिलिटी हो। हमें एक ऐसा फीचर चाहिए था जिसमें पार्टनरशिप जैसी फ्लेक्सिबिलिटी हो, कंपनी जैसी लिमिटेड लाइबिलिटी हो। मेन हमें ये चीज़ चाहिए थी, कंपनी जैसी लिमिटेड लाइबिलिटी और पार्टनरशिप जैसी फ्लेक्सिबिलिटी। इसीलिए जन्म हुआ एलएलपी का। उस एलएलपी में हमने क्या किया है, कंपनी जैसा परपेचुअल सक्सेशन भी दे दिया, कंपनी जैसा सेपरेट लीगल एंटिटी भी यहाँ पर हमने दे दिया। एम आई वेरी क्लियर? इसलिए ज़रूरत आन पड़ी एक ऐसा बिजनेस फॉर्म बनाया जाए जहाँ पर इन दोनों के फीचर्स हो, और इसीलिए द एलएलपी इज नोन एज द हाइब्रिड फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी एंड पार्टनरशिप। एलएलपी हैज़ फ्लेक्सिबिलिटी लाइक पार्टनरशिप फॉर्म एंड एलएलपी हैज़ लाइबिलिटी लाइक अ कंपनी। क्या ये क्लियर है? क्या समझ आया? तो ये जो एलएलपी एक हाइब्रिड फॉर्म बना है दैट कंबाइंस द फीचर ऑफ पार्टनरशिप विच इज फ्लेक्सिबिलिटी, ऑल्सो इट कंबाइंस द फीचर्स ऑफ अ कंपनी दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, सो हमें एक चीज समझ आ गई कि एलएलपी दोनों का मिक्सचर बना है, दोनों के अच्छे अच्छे पॉइंट्स ले लिए हैं हमने, और दोनों के अच्छे पॉइंट्स लेकर क्या बन गया यहाँ पर, एलएलपी बन गया है। तो हमें दो चीज तो यहाँ पर समझ आ गई है। क्या लगता है अगर तुम एलएलपी बनाना चाहोगे तो उसके नाम के एंड में क्या आएगा? उसके नाम के एंड में आएगा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। जैसे हम कंपनी बनाना चाहते हैं तो कंपनी के एंड में आता है प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक कंपनी बनाना चाहोगे तो लिमिटेड आएगा। वही इफ यू वांट टू इनकॉर्पोरेट एलएलपी, नाम के एंड में आ जाएगा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। साथ ही साथ इस एलएलपी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, परपेचुअल सक्सेशन होता है। बस अभी हम सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं, हम समझ रहे हैं आखिरकार एलएलपी होती कौन है। एलएलपी में कॉमन सील रखना भी ऑप्शनल है, जैसे कंपनी में कॉमन सील रखना ऑप्शनल होता था, लाइकवाइज एलएलपी में भी कॉमन सील रखना ऑप्शनल है। मैम कॉमन सील रिमाइंड कराओ ना। अरे रिमाइंड कराते, कॉमन सील मतलब ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ अ कंपनी। ठीक है, अच्छा ज़रा अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखने वाले हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपको समझ आ जाए कि आखिरकार बात क्या। सबसे पहली चीज़, जब भी मैंने कंपनी पढ़ाया था, वी ऑल नो कंपनी को कहाँ डिफाइन कर रखा है, हम कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे थे कंपनी को कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, राइट। अच्छा, तो ये एलएलपी के लिए कौन सा एक्ट है? क्या एलएलपी के लिए भी कंपनीज एक्ट है? ना 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 ना, एलएलपी कंपनी नहीं है। एलएलपी को जो एक्ट गवर्न करता है वो कौन सा एक्ट है? जो एक्ट एलएलपी को गवर्न करता है दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ये आपको पता होना चाहिए। ये एक्ट का नाम है, क्या है? मेरे साथ बोलो, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। 2008 में ये कॉन्सेप्ट आया था। हमें पता चल रहा है कि ज़्यादा पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है ये। उसी अकॉर्डिंग इस एक्ट में कुछ डेफिनेशंस दे रखी हैं। सो वी आर गोइंग टू सी सम ऑफ द डेफिनेशंस जो इस एक्ट में दी गई हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है बॉडी कॉर्पोरेट। और इतने मज़ेदार तरीके से आप याद करोगे कि सब कुछ अंदर चला जाएगा। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब क्या है? अरे बहुत मस्त, चार चीज़ें। बॉडी कॉर्पोरेट में क्या आएगा एक बार सुनना। बॉडी कॉर्पोरेट हमको पता है बहुत वाइडर टर्म है, हमने कंपनीज एक्ट में फर्स्ट क्लास में ही पढ़ा था। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कंपनी इन इंडिया और कंपनी आउटसाइड इंडिया, दोनों ही बॉडी कॉर्पोरेट में आती है। लेकिन यहाँ पर हम बॉडी कॉर्पोरेट पढ़ रहे हैं एज पर एलएलपी एक्ट। यहाँ पर बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं एज पर एलएलपी एक्ट 2008, राइट। ओके, सो बॉडी कॉर्पोरेट मतलब क्या? यहाँ पर बोला गया बॉडी कॉर्पोरेट मतलब वो कंपनी जो कि इंडिया में बनी,
वो कंपनी जो कि इंडिया के बाहर बनी, दोनों को बॉडी कॉर्पोरेट बोलेंगे। और रुको जरा, ऐसी एलएलपी जो इंडिया में बनी है इस एक्ट के अंदर, ऐसी एलएलपी जो इंडिया के बाहर बनी है, सभी की सभी चीजें बॉडी कॉर्पोरेट में आएगी। क्या बोला मैंने? कंपनी जो इंडिया में बनी, इन इंडिया, यानी कि कहने से कंपनी को डिफाइन कौन से सेक्शन में कर रखा है? दीदी हमें पता है, अरे मुझे पता है, कंपनी को डिफाइन कर रखा है सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर। तो ऐसी कंपनी जो कि रजिस्टर्ड है सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर कंपनीज एक्ट 2013 में, ऐसी कंपनी जो बाहर बनी है, ऐसी एलएलपी जो इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, ये एक्ट कौन सा है? एलएलपी एक्ट 2008 के अंदर रजिस्टर्ड है, या ऐसी एलएलपी जो बाहर बनी है वो सभी के सभी बॉडी कॉर्पोरेट में आ जाएगी। सो बॉडी कॉर्पोरेट मतलब ऐसी कंपनी जो कि कंपनीज एक्ट 2014 के अंदर बनी है, ऐसी कंपनी जो आउटसाइड इंडिया बनी है, एलएलपी इस एक्ट के अंदर और एलएलपी आउटसाइड इंडिया, ये सभी के सभी किसमें आएगी? बॉडी कॉर्पोरेट में आ जाएगी। तो जब भी बॉडी कॉर्पोरेट आएगा ना, तो दिमाग से 4 एरोस, कंपनी इन इंडिया इस एक्ट के अंदर बनी, कंपनी आउटसाइड इंडिया, एलएलपी इस एक्ट के अंदर, एलएलपी आउटसाइड इंडिया, ये ऐसे जेस्चर्स होने चाहिए मेरे साथ साथ। आपको वहां पर बोलना है, बिकॉज आपका बोलना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अच्छा, समझ आ गया कि बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर ये 4 चीज आएगी, लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर क्या नहीं आने वाला है? सो बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर क्या नहीं आएगा? अगर आपका कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को हम बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर नहीं मानेंगे, बिकॉज कोऑपरेटिव सोसाइटी का अपना खुद का एक्ट है, इसलिए वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है वो भी बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर नहीं आएगी। एंड कॉर्पोरेशन सोल नहीं आएगा। अच्छा, कॉर्पोरेशन सोल मतलब क्या होता है? पहले के टाइम पे क्या होता था, राजा महाराजा होते थे, तो जब वो अपनी पोजीशन पे बैठे हैं तो माना जाता था उस टाइम पे वो सेपरेट एंटिटी है, और वरना वो अलग है, तो उसे हम बोलते हैं कॉर्पोरेशन सोल। तो कॉर्पोरेशन सोल बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं आएगा। सेकेंडली, कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं आएगी, या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो किसने नोटिफाई किया है, जो नोटिफाई किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। एम आई वेरी क्लियर? अच्छा, शॉर्ट में कैसे लिखोगे? शॉर्ट में लिखना बहुत ईजी, आपको कोई भी जरूरत नहीं इसके सेक्शन याद करने की, बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक है। अगर मैं होती तो अगर मुझे नोट्स बनाने होते मैं कैसे लिखती? शशिकांत शर्मा पूछ रहा है दीदी 2 क्लॉज 11 बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन है क्या? बिल्कुल है शशिकांत, लेकिन वो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग है। मैंने आपको इनिशियली बताया हम एलएलपी एक्ट 2008 पढ़ रहे हैं, ठीक है। बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर मैं लिखती कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया, ठीक है। शॉर्ट में मैं लिख दूंगी मेरे को, क्योंकि सेक्शन पता है 2 क्लॉज 20, फिर कंपनी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, ओके, ये मेरे समझने के लिए एलएलपी अंडर दिस एक्ट, ओके, एलएलपी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, डन, ठीक है, ये हो गया। लेकिन मैं साथ साथ ये भी लिख लूंगी डज नॉट इंक्लूड, डज नॉट इंक्लूड 3 चीजें इंक्लूड नहीं करती है, वो फटाफट एरो बनाओ यहां पर। कॉर्पोरेशन सोल, कोऑपरेटिव सोसाइटी, और बॉडी कॉर्पोरेट नोटिफाइड बाय सीजी, बस एज सिंपल एज दैट, ठीक है। इस तरीके से आप शॉर्ट में लिख सकते हो इफ यू वांट, कोई कंपल्शन नहीं है, ये वही कंटेंट है जो हमने चार्ट में देखा है, ठीक है। तो हमारी बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन क्लियर हो गई। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी फाइनेंशियल ईयर की, और बच्चा बच्चा जानता होगा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। ऐसा साल जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से मैम और एंड होता है 31 मार्च पे, बिल्कुल परफेक्ट। सो इट स्टार्ट्स 1 अप्रैल और एंड कब हो जाएगा बेटा? 31 मार्च को हो जाएगा, एकदम परफेक्ट है। एलएलपी के लिए भी फाइनेंशियल ईयर क्या है, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च को खत्म हो जाएगा अगले साल। लेकिन जरा ये पॉइंट पढ़ो, ये पॉइंट बोलता है अगर आपकी एलएलपी बनी है 30 सितंबर के बाद, मेरी एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई है 30 सितंबर के बाद, उस केस में जो फाइनेंशियल ईयर है वो अगले साल नहीं होगा, वो अगले के अगले साल होगा। मतलब क्या है समझो, अगर मेरी एलएलपी बनी है, लेट्स अज्यूम 1 अक्टूबर को मैंने एलएलपी बनाई है, 1 अक्टूबर 2023 को एलएलपी बनी है। जनरल केसेस में क्या होगा,
कब फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा? मैम जनरल केसेस बोले तो 31 मार्च 24, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बोला है अगर आपकी एलएलपी 30 सितंबर के बाद बनी है तो उस केस में फाइनेंशियल ईयर अगले साल खत्म नहीं होगा, वो खत्म होगा अगले के अगले साल। इट मीन्स नेक्स्ट टू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, मेरा फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? 31 मार्च 25 को वो खत्म होगा, फॉलोइंग द नेक्स्ट ईयर। क्या ये क्लियर है? क्योंकि बहुत कम टाइम है इसलिए, ओनली 6 मंथ्स ही है, इसलिए वो फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाएगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर। परफेक्ट आशीष मिश्रा एंड प्रियांजलि रावत। क्या ये क्लियर हुआ? अच्छा, एक और क्वेश्चन है। अगर मेरी एलएलपी बनती है 15 जुलाई 2022 को, तो फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? ये बताओ। 15 जुलाई 22 को मेरी एलएलपी मैंने बना दी है, मेरा फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होने वाला है? फास्ट आंसर्स। 15 जुलाई को मैंने कहा बस आज तो एलएलपी बना देते हैं, हमारे एलएलपी का नाम है अक्कड़ बक्कड़ एलएलपी। बताओ, इस केस में फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाएगा 31 मार्च 23 को। हाँ मैम, क्योंकि ये सितंबर के बाद नहीं बनी है ना, अगर ये सितंबर के बाद बनी होती तो उस केस में नेक्स्ट टू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर लोगे, इसमें तो नॉर्मल केस है। परफेक्ट संजय। क्या ये क्लियर हुआ है? देखो एकदम नॉर्मल है, इसमें परेशान होने वाली बात ही नहीं है। सिंपली आपकी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। बहुत सिंपल है, ठीक है। अगर मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, लेट्स अज्यूम मेरी कंपनी बनी है 21 अगस्त 2021 में, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? दीदी फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा, मुझे आंसर दो फटाफट। यार इसमें तो बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है गाइस, ठीक है। 21 अगस्त 2021 को है तो 31 मार्च ऑफ 2022 को मैम हम खत्म कर देंगे, एकदम सही है। हावेवर हमारा प्रोविजन बोलता है इफ एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड, एलएलपी कब बनी है? आफ्टर 30th सितंबर, आफ्टर 30th सितंबर, तो उस केस में फाइनेंशियल ईयर विल एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ये इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ, नेक्स्ट टू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। इट मीन्स अगर मेरी एलएलपी अभी इनकॉर्पोरेट होती है, मान लो 10th अक्टूबर 2021 में, तो फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? अगले साल नहीं होगा, अगले के अगले साल होगा, ठीक है। सो भूमि यहाँ पर 30th सितंबर के बाद बनी है तो नेक्स्ट ईयर नहीं होगा फाइनेंशियल ईयर, वो खत्म होगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब 2020 में, 22 में नहीं 23 में। इट मीन्स 31 मार्च 2023 में एंड हो जाएगा। एम आई वेरी वेरी क्लियर ऑन दिस पार्ट? अच्छा, नेक्स्ट डेफिनेशन है फॉरेन एलएलपी की। फॉरेन एलएलपी क्या होता है? परफेक्ट आंसर्स गाइस, परफेक्ट। जैसे अभी अपन ने फॉरेन कंपनी पढ़ा, लाइकवाइज फॉरेन एलएलपी भी है। फॉरेन एलएलपी मतलब ऐसी एलएलपी जो बनी तो बाहर है, जो रजिस्टर तो बाहर हुई है, लेकिन इंडिया में उसका प्लेस ऑफ बिजनेस, अरे सेम पिंच हो गया यहाँ पर। सो फॉरेन एलएलपी मीन्स एलएलपी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। इनकॉर्पोरेट कहाँ हुई है? ये आउटसाइड इंडिया, लेकिन उसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है? हमारे भारत देश के अंदर है। एम आई वेरी क्लियर? सिंपल 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 चल रहा है, ये चैप्टर ही इजी है। नेक्स्ट है हमारा एलएलपी अग्रीमेंट। अभी अग्रीमेंट बनना बहुत जरूरी है। एलएलपी अग्रीमेंट मतलब क्या? एलएलपी अग्रीमेंट, अगर कोई अग्रीमेंट बनता है एलएलपी के बीच में और उसके पार्टनर्स के बीच में, बिकॉज एलएलपी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, तो कोई भी अग्रीमेंट अगर बन रहा है बिटवीन एलएलपी एंड इट्स पार्टनर्स, या फिर वो अग्रीमेंट बन सकता है बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ एलएलपी, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एलएलपी अग्रीमेंट बोलेंगे। ये अग्रीमेंट रिटर्न में होगा। सो एनी रिटर्न अग्रीमेंट किसके बीच में है? बिटवीन द एलएलपी एंड पार्टनर्स और बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी, उसे हम बोलने वाले हैं एलएलपी अग्रीमेंट। सही है? क्लियर है? डन है? क्या होता है? कौन सा? 50% वाला रूल? नहीं नहीं साधक, इसमें एप्लीकेबल नहीं है, वो फॉरेन कंपनी में एप्लीकेबल है, ठीक है साधक?
डन। एक रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में भी होता है चांदनी, जहां पर उसका प्लेस ऑफ बिजनेस होगा, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स, बुक्स एंड प्रिपरेशंस भी उन्हें प्रिपेयर करनी पड़ेगी, तो वो इंडिया में भी होता है। क्या ये क्लियर है? तो कोई भी रिटर्न अग्रीमेंट बिटवीन एलएलपी और बिटवीन इट्स पार्टनर्स, उसे हम क्या बोलेंगे? एलएलपी अग्रीमेंट बोलेंगे। अभी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हम यहाँ देखने वाले हैं, विच इज स्मॉल एलएलपी, पर आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाने वाली है, क्योंकि हमने स्मॉल कंपनी पढ़ा है, बस वैसे ही कुछ है हमारी स्मॉल एलएलपी। अच्छा जरा देखो मेरे साथ, स्मॉल एलएलपी मतलब क्या? अच्छा किसी को स्मॉल कंपनी याद है? स्मॉल कंपनी की दो लिमिट्स याद हैं, पेड अप शेयर कैपिटल एंड टर्नओवर। इस लिमिट के अंदर अंदर है तो वो स्मॉल एलएलपी है, याद है? स्मॉल कंपनी है। वैसे ही कुछ स्मॉल एलएलपी में है, पूरा चार्ट से समझाऊंगी तुम्हें मैं ये चीज़। स्मॉल एलएलपी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दो चीजें आप देखोगे मेरे संग, यू विल सी द कॉन्ट्रीब्यूशन और टर्नओवर। कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है? जो पैसा पार्टनर्स लेकर आते हैं वो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर। तो कोई भी एलएलपी जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम 25 लाख रुपीस तक है, एंड जिसका टर्नओवर यहाँ पर कितना है? जिसका टर्नओवर है यहाँ पर 40 लाख। कहना ही से ये दो लिमिट्स आपको ध्यान रखनी है। परफेक्ट, परफेक्ट, वेरी गुड। हाँ जी, 4 करोड़ 40 करोड़ स्मॉल कंपनी के लिमिट्स याद है बस। वैसे ही स्मॉल एलएलपी की भी आपको ध्यान रखनी है। मैम अगर आप इसका भी चार्ट बना देती तो बहुत अच्छा रहता। बस नेकी और पूछ पूछ, है ना? तुम्हारे बोलने का ही तो इंतजार करती हूँ, तुम्हारे मन की भावना समझने लग गई हूं मैं, मुझे पता है। तो स्मॉल एलएलपी दो चीजें आएगी, वी विल सी द कंट्रीब्यूशन। अगर ऐसी एलएलपी है जिसका कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम कितना है? कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम 25 लाख रुपीस तक है, लेकिन ध्यान रखना बीच में है एंड, ठीक है? एंड है क्या बीच में? देखो जरा, यस एंड है। एंड मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल करनी है। एंड जिसका टर्नओवर, टर्नओवर मतलब टोटल सेल्स, टर्नओवर मैक्सिमम 40 लाख रुपीस तक का है, तो उसे हम क्या बोलने वाले? उसे हम स्मॉल एलएलपी बोलने वाले। मतलब मैम ऐसी एलएलपी जिसका कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम 25 लाख है, एंड साथ ही साथ दोनों कंडीशन फुलफिल करनी है, एंड साथ ही साथ अगर टर्नओवर 40 लाख तक का है तो उसे हम स्मॉल एलएलपी कहेंगे। क्योंकि यहाँ पर एंड है, इट मीन्स बोथ कंडीशंस नीड टू बी फुलफिल्ड, साइमल्टेनियसली फिल करनी है। बोथ कंडीशन नीड्स टू बी फुलफिल्ड, दोनों ही लिमिट के अंदर होना चाहिए। अच्छा, हालांकि यहाँ पर भी एक बात बोली गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इस लिमिट को इंक्रीज कर सकती है। मतलब 25 लाख की लिमिट को इंक्रीज करके वो कितना कर सकती है? 5 करोड़ कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो टर्नओवर की लिमिट को इंक्रीज करके 50 करोड़ कर सकती है। क्या अभी तक ऐसा करा है? नहीं नहीं नहीं, अभी तक ऐसा नहीं किया, बट अगर चाहे तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इस लिमिट को सीजी में इंक्रीज दिस लिमिट टू मैक्सिमम कितना इंक्रीज कर सकती है? 5 करोड़। सेम हियर, सीजी में इंक्रीज दिस लिमिट, बट कितना इंक्रीज कर सकती है? 50 करोड़ तक। क्या अभी इंक्रीज किया है? नहीं, अभी इंक्रीज नहीं किया, बट सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इंक्रीज कर सकती है 5 करोड़ एंड 50 करोड़। जब भी आपसे डेफिनेशन पूछी जाएगी अबाउट स्मॉल एलएलपी, मेक श्योर आप ये दोनों पॉइंट्स लिख कर आएंगे। आपका लैंग्वेज फॉर्मेशन शुड बी परफेक्ट, है ना? अच्छा, पूछा जाता है स्मॉल एलएलपी तो कैसे लैंग्वेज फॉर्म करने वाले हो? यू विल सी स्मॉल एलएलपी मीन्स अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हुज कॉन्ट्रीब्यूशन, क्या बोलोगे? हुज कॉन्ट्रीब्यूशन डज नॉट एक्सीड 25 लाख, जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन 25 लाख से ज्यादा नहीं होगा। यहां तक तो क्लियर है हम। अभी आप ऐसे ही बोलने वाले हो, और सच हायर अमाउंट, या फिर जो भी हायर अमाउंट जो रहेगा एज में बी प्रिस्क्राइब्ड बाय सीजी नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़, लेकिन वो 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट भी आपके डेफिनेशन के अंदर आना चाहिए। एंड साथ में बताओगे, एंड टर्नओवर ऑफ विच एलएलपी डज नॉट एक्सीड 40 lakhs और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बट इट डज नॉट एक्सीड 50 करोड़। क्या ये क्लियर हुआ है?
क्या ये डेफिनेशन बोल पाए हो तुम लोग मेरे संग? फिर से बोले, लिमिट हमें पता है 25 लाख से 40 लाख से, बढ़ा के 5 करोड़ हो सकती, बढ़ा के 50 करोड़ हो सकती, बट लिखोगे कैसे, है ना? सो स्मॉल एल एल पी मीन्स एल एल पी हुज कॉन्ट्रीब्यूशन डज नॉट एक्सीड 25 लाख और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय सीजी, जो भी सीजी बोलेगा, बट वो इट शुड नॉट एक्सीड 5 करोड़। एंड टर्नओवर के लिए भी सेम पॉइंट लिखेंगे। क्या ये क्रिस्टल क्लियर गया? पक्का से। एक क्वेश्चन है, एक एलएलपी है, मजेदार एलएलपी, जिसका कंट्रीब्यूशन है 40 लाख, टर्नओवर है 20 लाख। इज इट स्मॉल एलएलपी? यस और नो? अगर यस तो क्यों, और नो तो क्यों, ये बताओ मुझे। चलो नादान परिंदो, काम पर लग जाओ और मुझे बताओ, क्या ये स्मॉल एलएलपी के डेफिनेशन में है या फिर नहीं है? यस विथ रीजन, नो विथ रीजन। बताओ। पीयूष आनंद बोल रहे यस मैम, एलएलपी स्मॉल एलएलपी है। वाह, किसको लगता है यस और नो ना? मैं पोल करवाती हूँ अब तो, यस और नो, ए और बी। फटाफट पोल करके आंसर दो मुझे। संजय क्यों नहीं है? कौन सी मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर रहा है? बिकॉज 25 लाख है, क्या चीज? प्रियांशी दोनों लिमिट फिल नहीं हो रही है। यार तुम लोग मेरी उम्मीदों पे ना वाटर वाटर फेल रहे हो तुम मेरी उम्मीदों पर, ऐसे कैसे? तुम्हें मजा आता है क्या मुझे दुखी करने में? हाँ, चलो सबसे पहला चीज है यहाँ पर मजेदार एलएलपी। जब भी कोई एलएलपी को, अभी इधर फोकस करो, जब भी कोई भी एलएलपी को आपको देखना होता है इज इट ए स्मॉल एलएलपी और नॉट, तो कंट्रीब्यूशन और टर्नओवर देखेंगे। कंट्रीब्यूशन ज्यादा से ज्यादा 25 लाख तक का हो सकता है, टर्नओवर ज्यादा से ज्यादा 40 लाख तक का हो सकता है। आपने कंट्रीब्यूशन चेक किया, कंट्रीब्यूशन तो लिमिट से ज्यादा निकल रहा है, ओके। टर्नओवर लिमिट के अंदर है, लेकिन इवन दो टर्नओवर लिमिट के अंदर है तो भी फर्क नहीं पड़ता, ये स्मॉल एलएलपी नहीं कहलाएगी क्योंकि कंट्रीब्यूशन एक्सीड कर रहा है, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। सो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज स्मॉल एलएलपी। तो हमारा आंसर है नो, जो कि 66% बच्चों ने आंसर किया है और बाकी के 33.33% बच्चे समझे। आपको दोनों लिमिट्स चेक करनी है यहाँ पर, ठीक है। कंट्रीब्यूशन लिमिट से एक्सीड कर रहा है तो वो स्मॉल एलएलपी नहीं कहलाएगा। हमेशा जब भी लिमिट देखोगी यू विल सी 25 lakhs एंड 40 lakhs वाली लिमिट। एक और क्वेश्चन करवाऊंगी, जोरदार एलएलपी जिसका कंट्रीब्यूशन है 15 lakhs और टर्नओवर है 25 lakhs, इज इट स्मॉल एलएलपी? क्या ये स्मॉल एलएलपी है? यस रिया, कंट्रीब्यूशन 15 लाख से, टर्नओवर 25 लाख से, क्या ये स्मॉल एलएलपी है? यस और नो? हमेशा जब भी क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे बोथ लिमिट, कंट्रीब्यूशन लिमिट के अंदर है क्या? 25 लाख मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा 25 लाख तक हो सकता है, हाँ लिमिट के अंदर है। टर्नओवर 40 लाख मैक्सिमम हो सकता है, हाँ लिमिट के अंदर है। दोनों कंडीशन कंप्लाई हो रही है, सो इट इज अ स्मॉल एलएलपी। आई होप आई एम वेरी क्लियर। चलो अभी एलएलपी में कौन होगा बेटा? एलएलपी में होंगे ये लोग, ये पार्टनर्स होंगे, ठीक है। एलएलपी में होंगे पार्टनर्स। तो पार्टनर्स कौन हो सकते? एक इंडिविजुअल, हमारे जैसा इंसान भी एलएलपी में पार्टनर हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, और यहाँ पर बोला है बॉडी कॉर्पोरेट भी पार्टनर हो सकता है। रुको रुको रुको,
रिकॉल, एक्टिव रिकॉलिंग करेंगे। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब क्या? बॉडी कॉर्पोरेट मतलब 4 चीज़ें, कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया, कंपनी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, एलएलपी अंडर दिस एक्ट, एलएलपी आउटसाइड इंडिया। ये सभी भी क्या बन सकते हैं? पार्टनर्स बन सकते हैं। तो पार्टनर्स कौन बन सकता है? कोई भी इंडिविजुअल बन सकता है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट बन सकता है एलएलपी के अंदर पार्टनर। एलएलपी के अंदर पार्टनर इंडिविजुअल भी बन सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट भी बन सकता है। लेकिन कौन सा इंडिविजुअल पार्टनर नहीं बनेगा? ऐसा इंडिविजुअल पार्टनर नहीं बनेगा जो कैसा है? पगलाया हुआ है, थोड़ा अनसाउंड माइंड का है। वो क्या है? वो पार्टनर नहीं बनेगा अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का। ऐसा पर्सन जो कि इंसॉल्वेंट है, इंसॉल्वेंट मतलब हिंदी में बोलते हैं दिवालिया, जिसके एसेट्स सफिशिएंट ही नहीं लाइबिलिटीज पे करने के लिए, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट नहीं बन सकता है। और ऐसा पर्सन जिसने एप्लीकेशन भेजी है कोर्ट के पास कि कोर्ट मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो, और उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, तो यूआई पार्टनर नहीं बन सकता। यूआई कौन पार्टनर नहीं बन सकता? यू से अनसाउंड माइंड वाला, आई से अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, एंड थर्ड ऐसा पर्सन जिसने अप्लाई किया है कोर्ट के पास टू एप्लीकेशन भेजी इंसॉल्वेंट के लिए, लेकिन अभी तक उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, वो पर्सन पार्टनर नहीं बन सकता। तो मुझे बताओ, क्या कोई कंपनी एलएलपी में पार्टनर बन सकती है क्या? क्या कोई कंपनी एलएलपी में पार्टनर बन सकती? यस और नो? यस, बन सकती, क्योंकि ऊपर क्या पढ़ा हमने? कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट एलएलपी के अंदर पार्टनर बन सकता है, पर वो अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए इंडिविजुअल, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए डिस्चार्ज, और उसकी इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। एम आई वेरी क्लियर? अच्छा, मेन क्वेश्चन आता है, क्या लगता है तुम्हें एलएलपी में मिनिमम कितने पार्टनर्स होने चाहिए? अभी पार्टनरशिप फर्म है तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, पार्टनरशिप फर्म में तो पार्टनर्स के लिए कम से कम 2 लोग तो होने ही चाहिए। तो एलएलपी में मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए, ठीक है। और तुम्हें मस्त बात बताऊं, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है एलएलपी में, मैक्सिमम पार्टनर्स की कोई भी लिमिट यहाँ पर नहीं है, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 तो होने ही चाहिए। तो मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए और मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है, ठीक है। बिकॉज इट इज अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, यहाँ पर लिमिट नहीं है। पार्टनरशिप फर्म में लिमिट थी, वो अलग चीज़ है, डू नॉट गेट कन्फ्यूज, ठीक है, कन्फ्यूज मत होना। एलएलपी के अंदर कोई भी लिमिट नहीं है, देयर इज नो लिमिट, कितने भी हो सकते हैं, अनगिनत हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी ये हमें पता चल गया मिनिमम 2, मैक्सिमम नो लिमिट। सेम चीज़ अभी जो मैं आपको बोलूँगी, यू विल ट्राई टू रिकॉल। अगर किसी भी टाइम पे, इफ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स फॉल्स बिलो 2, किसी भी टाइम पे 2 से कम हो गए पार्टनर, तो उस केस में उनके पास 6 महीने रहेंगे। 6 महीने के अंदर अंदर दे हैव टू फाइंड अ न्यू पार्टनर और बिजनेस कैरी ऑन करना रहेगा। 6 महीने निकल गए, वो अकेला पार्टनर बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है, तो आफ्टर 6 मंथ्स वो पर्सनली लाइबल होने वाला है हर एक चीज़ के लिए, हर एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए, हर एक लाइबिलिटी के लिए। क्या ये याद आया? ये सेम चीज़ हमने कंपनी वाले केस में भी पढ़ी थी कि अगर एलएलपी है, मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए। मान लो 2 पार्टनर्स थे, ए एंड बी की हो जाती डेथ, अभी ए अकेला है, सो ए को 6 महीने मिलेंगे। 6 महीने में दूसरा पार्टनर को एडमिट कर लो, 6 महीने निकल गए, ए आराम से मस्ती में बिजनेस कर रहा है, ठीक है, मस्ती में बिजनेस कर रहा है। 6 महीने बाद ए पर्सनली लाइबल होगा सारी की सारी लाइबिलिटीज के लिए। याद आया कॉन्सेप्ट? बस वही बात है। If at any time the number of partners of LLP reduced below 2, 2 से कम हो गए हैं, तो LLP का पार्टनर अगर 6 महीने से ज़्यादा के लिए बिजनेस कैरी ऑन करता है, तो उस केस में द पर्सन हु इज़ द ओनली पार्टनर, वो क्या कहलाने वाला है? आफ्टर दो 6 मंथ्स उसको पता है कि वो अकेला बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है, वो पर्सनली लाइबल होगा फॉर द ऑब्लिगेशंस ऑफ LLP। उस पीरियड में जो भी चीज़ें हैं उसके लिए पर्सनली लाइबल होगा। नथिंग न्यू, चिल पिल है यहाँ तक, एकदम चिल पिल है ये। Yes, Sanjay. Either he have to admit a new partner or otherwise after 6 months he will be personally liable for all the obligations. अच्छा,
नेक्स्ट है डेजिग्नेटेड पार्टनर। नाम कैसा है ना इनका, डेजिग्नेटेड पार्टनर। अभी ये सेक्शन हमें लर्न करना है। सेक्शन 7 किसका है, सेक्शन 7 ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। सेक्शन 7 ऑफ एलएलपी क्या बोलता है कि हर एक एलएलपी में कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए। लेकिन रुको जरा, सब्र करो मैम, पार्टनर तक तो ठीक है, ये डीपी क्या होते हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या होते हैं, तो वो तुम्हें समझाते हैं। एक एलएलपी में जो पूरा बिजनेस को मैनेज करता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है सब चीजों के लिए, उन्हें हम बोलते हैं डीपी। अरे व्हाट्सएप वाली डीपी नहीं, इन डीपी को हम बोलते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। ठीक है, ये कौन होते हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एलएलपी के सारे बिजनेस के लिए, एलएलपी को मैनेज करने के लिए। कंपनी में जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, लाइक वाइज एलएलपी हैज डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। सो सेक्शन 7 बोलता है एवरी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, हर एक एलएलपी में कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए। और वो 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कैसे होने चाहिए, वो होने चाहिए इंडिविजुअल। हर एक एलएलपी में कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए और वो 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स इंडिविजुअल होने चाहिए। दीदी अलग से इंडिविजुअल क्यों बोला है, उसका लॉजिक अभी समझ आएगा, लेकिन ये समझ आ गया कोई भी एलएलपी उसमें एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए इंडिविजुअल, और उसमें से एक कैसा होना चाहिए, एक रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। तो हमें एक चीज और क्वेश्चन आया कि रेसिडेंट इन इंडिया मतलब क्या, उसकी डेफिनेशन हम पहले देखते हैं कि रेसिडेंट इन इंडिया मतलब क्या। रेसिडेंट इन इंडिया मीन्स ऐसा पर्सन जो कि इंडिया में रहा है कम से कम 120 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर के ड्यूरिंग ही अगर तुम इंडिया में रहे हो 120 डेज और मोर, तो उसे हम बोलेंगे रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हो सकता है आपको रेसिडेंट इन इंडिया की डेफिनेशन अलग अलग देखने को मिलेगी अलग अलग एक्ट में, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज। एलएलपी एक्ट के अकॉर्डिंग इट इज 120 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। क्या ये क्लियर है? सो हर एक एलएलपी में कितना डेजिग्नेटेड पार्टनर होना चाहिए, एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर, जिसमें से एक कैसा होना चाहिए, रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। रेसिडेंट इन इंडिया मतलब कौन, ऐसा पर्सन जो इंडिया में 120 डेज और मोर रहा है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, ये 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर ना इंडिविजुअल होने चाहिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आता है कि मैम ये अलग से इंडिविजुअल क्यों स्पेसिफाई किया। अभी अभी आपने देखा होगा मेरे साथ, मैंने बताया था कि एलएलपी में पार्टनर इंडिविजुअल भी हो सकता है और बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकते हैं। मानो एक ऐसी एलएलपी है जिसमें सारे के सारे पार्टनर्स कौन है, बॉडी कॉर्पोरेट है, तो उस केस में डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कौन बनेगा। क्वाइट लॉजिकल है, एक एलएलपी जिसमें सारे के सारे पार्टनर्स बॉडी कॉर्पोरेट है, तो फिर तो दिक्कत हो गई ना, तो डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन बनेगा। हमने तो बोला इंडिविजुअल ही होने चाहिए डेजिग्नेटेड पार्टनर। इन केस बॉडी कॉर्पोरेट के जो नॉमिनी होंगे दे वुड बी कंसिडर्ड एज डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। समझ आया? अगर आपकी एलएलपी में सारे के सारे पार्टनर्स बॉडी कॉर्पोरेट हैं, तो उस केस में 2 इंडिविजुअल जो कि क्या है, नॉमिनी है उस बॉडी कॉर्पोरेट के, वो एक्ट करेंगे एज ए डेजिग्नेटेड पार्टनर, वो डीपी की तरह एक्ट करने वाले, एंड दे वुड बी कंसिडर्ड एज डेजिग्नेटेड पार्टनर। आई होप आई एम वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। डू यू हैव एनी डाउट? इजी पीजी चल रहा है। आयुषी तिवारी बेटा 220 नहीं लिखा है, आयुषी बॉडी कॉर्पोरेट में ऐसा लिखा हुआ है जो कंपनी 2/20 के अंदर रजिस्टर्ड है वो भी बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर आती है। इट मीन्स कंपनी जो कंपनीज एक्ट 1956 है 2013 के अंदर रजिस्टर्ड है। हरीश शर्मा पूछ रहा है मैम आपकी एज क्या है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं मेरी एज क्या है, उसके बाद हम पढ़ लेंगे। ठीक है, क्या पता ये क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे एग्जाम में, है ना, कि मैम की एज क्या है, ये लिख कर आओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपलसरी है बेटा। पढ़ लेते हैं, मेरी एज क्या है वो बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, स्वीट 16 है मेरी एज, माइनर हूं मैं अभी। आई एम स्वीट 16। ठीक है, चलो चलो देखो, सबसे पहला बोला गया है अगर ऐसी एलएलपी है जिसमें सारे के सारे पार्टनर्स कौन है, सारे के सारे पार्टनर्स बॉडी कॉर्पोरेट है, तो उस केस में डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन बनेगा। उस केस में डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने वाला है उस बॉडी कॉर्पोरेट का नॉमिनी, जो नॉमिनी होगा वो डेजिग्नेटेड पार्टनर होगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज, जिसको भी डाउट था।
ठीक है, यस यस, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड द क्यूरियोसिटी जो आपके मन में होगी। इट इज टोटली ओके हरीश, चल चल, हाँ इट्स टोटली ओके। चलो अभी अभी इधर ध्यान दे दे हम लोग। पंचायती करने के लिए एक टॉपिक चाहिए होता है तुम लोगों को, सिर्फ एक टॉपिक। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जो होता है, जिस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट से आपकी एलएलपी बनती है, उस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर भी लिखा होता है कि डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन है। फॉर एग्जाम्पल डेजिग्नेटेड पार्टनर है विशेष एंड पीयूष, तो उसके अंदर लिखा होगा कि हमारे डेजिग्नेटेड पार्टनर विशेष एंड पीयूष है। साथ ही साथ लिखा होगा ये जो पार्टनर्स रहने वाले हैं ये डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है, इनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर रहेगी। एम आई वेरी क्लियर? चलो, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के बारे में ही अभी हम पढ़ रहे हैं। कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन यहाँ पर डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकता है जब तक कि उसने अपनी प्रायर कंसेंट ना दी। गाइस हो गई बात, खत्म हो गई? ये शैलेश, डेजिग्नेटेड पार्टनर एलएलपी में पार्टनर्स होंगे, मेंबर्स नहीं होंगे। शांति, कैन वी कंटिन्यू? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स मतलब हमें इतना समझ आ गया, सेक्शन 7 के अंदर ये वो लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हर चीज के लिए, मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डेजिग्नेटेड पार्टनर, हर एक कंपनी में 2 इंडिविजुअल डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए, जिसमें से एक रेसिडेंट इन इंडिया होता है। रेसिडेंट इन इंडिया मतलब ऐसा पर्सन जो इंडिया में 120 डेज और मोर रहा है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अगर एक ऐसी एलएलपी है जिसमें सारे के सारे पार्टनर्स क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है, उस केस में क्या होने वाला है, उस केस में उसके जो नॉमिनी है वो डेजिग्नेटेड पार्टनर रहने वाले हैं, राइट? ओके, अभी बोला गया है कोई भी पर्सन डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकता जब तक वो उसकी कंसेंट ना दे दे। ठीक है, तो उसकी कंसेंट मतलब उसकी अप्रूवल ना दे दे, तब तक वो डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन पाएगा। और साथ ही साथ उसको आरओसी के साथ फाइल करना रहेगा। ध्यान रखना, एलएलपी एंड कंपनी दोनों को ही कौन रेगुलेट करता है? आपका रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ये इनके सिर पर बैठा है। कुछ भी हो रहा है एलएलपी में, कुछ भी हो रहा है कंपनी में, आपको आरओसी को इन्फॉर्म करना रहेगा। तो यहाँ पर डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन बनने वाला है? एलएलपी हैव टू इन्फॉर्म एज आरओसी। आरओसी के साथ फाइलिंग करनी पड़ेगी उस पर्सन की जो डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने वाला है कि इसने कंसेंट दे दी है। यहाँ पर जो भी पर्सन डेजिग्नेटेड पार्टनर बनता है एलएलपी का, उसके पास होता है डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या होता है? सुनो, डी पिन। क्या होता है? डी पिन। अगर आप बनना चाहते हो डेजिग्नेटेड पार्टनर तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको देता है डी पिन, विच इज डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये एक यूनिक नंबर होता है जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को इशू किया जाता है। सो हर एक डेजिग्नेटेड पार्टनर को, जो एलएलपी का डेजिग्नेटेड पार्टनर है, सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें डी पिन इशू करती है। एम आई वेरी क्लियर यहाँ तक? क्या ये क्लियर है? अच्छा, ये जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, इनकी लाइबिलिटीज क्या होती है? जो मैं चिल्ला चिल्ला के तुम्हें बता रही हूँ, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं सारे एक्ट के लिए, जो भी पार्टनरशिप में हो रहा है, जो भी एलएलपी में हो रहा है, सारी पेनल्टीज जो भी इम्पोज करी जाती हैं। अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन किया है तो वो भी किस में होगी? डेजिग्नेटेड पार्टनर को इम्पोज करी जाएगी। जैसे कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लाइबल होते हैं, वैसे ही एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर्स लाइबल होंगे। क्योंकि अगर कुछ गलत हो गया एलएलपी में तो इतने सारे पार्टनर्स हैं, मान लो 100 पार्टनर्स है, अभी किसको पकड़े अथॉरिटी? इसलिए उन्होंने डेजिग्नेटेड पार्टनर अलग निकाल के रख दिए कि कुछ भी गलत हुआ तो तुम पर पेनल्टी लगेगी, कुछ भी गलत हुआ तो तुम उसके लिए लाइबल रहोगे। क्या ये क्लियर है? अच्छा, अभी समझना, मान लो कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर है, ये देखो ये डेजिग्नेटेड पार्टनर है और ये चला गया है। चला गया है मतलब छोड़कर चला गया है, या फिर उसकी डेथ हो गई है, या फिर वो पगला गया है। तो उस केस में क्या, जगह खाली हो गई डेजिग्नेटेड पार्टनर की, तो एक एलएलपी डेजिग्नेटेड पार्टनर को अपॉइंट कर सकता है। जब से जगह खाली हुई, वैकेंसी क्रिएट हुई, वहां से 30 डेज के अंदर अंदर क्या कर दो, नए डेजिग्नेटेड पार्टनर को अपॉइंट कर दोगे। येस, दीज टाइम लिमिट्स आर इम्पॉर्टेंट।
तो ये पार्टनर चला गया है वहाँ से 30 डेज के अंदर अंदर, वैकेंसी हुई है ना, वैकेंसी जहाँ से हुई मतलब जगह खाली होगी, वहाँ से 30 डेज के अंदर अंदर नए पर्सन को अपॉइंट कर दोगे आप। क्या ये क्लियर है? कौन से पर्सन को? डेजिग्नेटेड पार्टनर को, ठीक है। जब से डेजिग्नेटेड पार्टनर की पोजीशन खाली हुई वहां से 30 डेज के अंदर अंदर नया डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट करना। अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मान लो कंपनी में थे सिर्फ 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर, उसमें से एक चला गया डेजिग्नेटेड पार्टनर, तो सिर्फ एक डेजिग्नेटेड पार्टनर यहाँ पर बचा है। लेकिन हमने तो देखा है ना कि कंपनी में हमारी सॉरी अगर मैं कंपनी बोल रही हूँ तो समझना वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, कभी कभी थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा। अगर आपकी LLP में 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर से 2 में से एक चला गया है, सिर्फ 1 डेजिग्नेटेड पार्टनर बचा है, एंड वी हैव रीड कि कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, तो उस केस में क्या होगा? यहाँ पर उस केस में बोला गया है जितने भी पार्टनर है हर पार्टनर को हम मान लेंगे कि आप डेजिग्नेटेड पार्टनर हो। इन केस डीम्ड मान लेंगे, मानो या ना मानो, मान लिया जाएगा कि तुम सारे के सारे भी डेजिग्नेटेड पार्टनर हो। फॉर एग्जाम्पल समझो अर्शी और एक और कौन सी बच्ची है हमारी, ज्योति। अर्शी और ज्योति थे डेजिग्नेटेड पार्टनर, अभी ज्योति हमारी फर्म छोड़ के चली गई है, सिर्फ अर्शी बची है यहाँ पर। तो उस केस में या तो नया डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट करो, नहीं कर पाए, इन दैट केस क्या करने वाले हैं हम, जितने भी पार्टनर्स हैं, मान लो ABCDE जितने भी पार्टनर्स हैं सभी को डीम्ड डेजिग्नेटेड पार्टनर मान लेंगे। एम आई वेरी क्लियर? यस प्रियांशी, परफेक्ट। दोनों चले जाएंगे तो भी सबको डेजिग्नेटेड पार्टनर मान लेंगे काजल, है ना। इवन दो एक चले गया या दोनों के दोनों भी चले गए हैं, मतलब कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर है ही नहीं, इस केस में हम सभी को डेजिग्नेटेड पार्टनर मान लेंगे। एम आई वेरी क्लियर? अच्छा, अभी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू इनकॉर्पोरेट LLP। LLP कैसे इनकॉर्पोरेट करनी है, कैसे LLP को बनाया जाए। हमने लास्ट क्लास में देखा कंपनी को कैसे बनाना है, अभी हम देखेंगे LLP को कैसे बनाना है। चलो हाँ, तो सबसे पहले मुझे बताओ LLP को कितने लोग बनाएंगे? कम से कम मिनिमम 2% होने चाहिए। सो 2 या 2 से ज्यादा लोग जो सोचते हैं कि हम कोई लॉफुल बिजनेस कैरी ऑन करते हैं, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा लोग जो सोचते हैं हमको कोई लॉफुल बिजनेस करना है, वो अपना नाम कहाँ लिखेंगे? इन कॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पे लिखेंगे। बहुत ध्यान से, अभी मुझे सभी का अटेंशन इधर चाहिए। इफ यू वांट ये पूरा प्रोसेस तुम्हारे दिलो दिमाग में बैठ जाए तो इधर अटेंशन चाहिए। डू नॉट राइट एनीथिंग, बस सुनते जाओ, समझने की कोशिश करो, मेरे साथ रिकॉल करो। वी हैव टू बी सोल्यूशन ओरिएंटेड ईच एंड एवरी टाइम। सो यहाँ पर क्या बोला, 2 या 2 से ज्यादा लोग, एकदम स्टोरी जैसे समझो, 2 या 2 से ज्यादा लोग जो चाहते हैं LLP बनाना, वो अपना नाम लिख देंगे कि हमारा नाम इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में लिख दिया, और वो डॉक्यूमेंट जाके किसको सबमिट करेंगे? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को सबमिट करेंगे, क्योंकि हमें पता है ROC सबके ऊपर बैठा है, तो हम ROC को सबमिट कर देंगे। लेकिन ये इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट कभी भी अकेला नहीं जाता है। क्यों दीदी अकेला नहीं जाता है? इस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ जाती है एक स्टेटमेंट, और वो स्टेटमेंट कौन देता है? ये स्टेटमेंट देता है या तो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, प्रैक्टिसिंग CMA या फिर एडवोकेट। ये स्टेटमेंट में ये बोलते हैं कि LLP को इनकॉर्पोरेट करने के लिए जितनी भी रूल्स रेगुलेशन रिक्वायरमेंट है वो इन लोगों ने कंप्लाई करी है। तो एक प्रोफेशनल से एक स्टेटमेंट जाता है कि इन्होंने सारे रूल्स रेगुलेशंस यहाँ पर कंप्लाई करा है। अभी तक क्या हो रहा है, हमने सोचा, मैंने और मेरे भाई ने सोचा कि चलो LLP बनाते हैं, तो हमने हमारा नाम लिख दिया है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पे और वो जाके ROC को सबमिट कर दिया। लेकिन इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट अकेला नहीं जाता, उसके साथ एक स्टेटमेंट जाती है, और इस स्टेटमेंट को आप बोलते हो कंप्लायंस स्टेटमेंट। ये कंप्लायंस स्टेटमेंट कौन देता है? ये आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी ले सकते हो, कंपनी सेक्रेटरी से भी ले सकते हो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट से ले सकते हो, या एडवोकेट से ले सकते हो, जो भी आपकी LLP के फॉर्मेशन में एंगेज्ड है। वो लिख कर देगा कि सारी रूल्स रेगुलेशंस रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई करी है LLP को बनाते हुए। अरे सोचो सोचो सोचो, अगर उसने ज्यादा शान पत्ती करी और झूठा स्टेटमेंट दे दिया, बाद में ROC को पता चलता है कि तुमने तो रूल्स रेगुलेशन रिक्वायरमेंट कंप्लाई नहीं करी थी, तो उस केस में ये जो प्रैक्टिसिंग पर्सन होगा जिसने गलत स्टेटमेंट दी, उसके ऊपर लार्ज अमाउंट में पेनल्टी लगती है। तो कभी भी तुम जब CS बनो तो ऐसी स्टेटमेंट्स गलत हमें नहीं देनी रहेगी।
ठीक है, हमने स्टेटमेंट दे दी, आरओसी के पास सबमिट कर दिया है। यहाँ पर एलएलपी बनाने के लिए एक फॉर्म है, वो फॉर्म कौन सा है, इसे हम बोलते हैं फिलिप। कौन सा फॉर्म है यहाँ पे, फिलिप, है ना। जैसे कंपनी बनाने के लिए स्पाइस प्लस था, वैसे ही एलएलपी को बनाने के लिए दैट इज फॉर्म फिलिप, विच इज फॉर्म फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। इस फॉर्म को क्या बोलने वाले हो आप, फॉर्म फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। एलएलपी इनकॉर्पोरेट करने के लिए एक फॉर्म है, फॉर्म फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, राइट। जो भी पर्सन यहाँ पर एलएलपी बनाना चाहता है वहाँ पर डेजिग्नेटेड पार्टनर तो होने ही चाहिए, हमें पता है। और उस डेजिग्नेटेड पार्टनर के पास क्या होना चाहिए, दीदी डीपिन होना चाहिए उसके पास। अच्छा, मान लो उसके पास डीपिन नहीं है, तो उस केस में जब वो फॉर्म फिलिप फाइल करेगा ना, उसी टाइम पर वो अप्लाई कर सकता है, किसके लिए, उसी टाइम पर वो अप्लाई कर सकता है हमारे डीपिन के लिए भी। तो फिलिप भी फाइल करो और साथ साथ आपको डीपिन भी यहाँ पर मिल जाएगा। मैक्सिमम कितने डीपिन मिल सकते हैं, ऐसे किया है, मतलब मैक्सिमम आपको 5 डीपिन मिल सकते हैं। एक साथ आप 5 डीपिन लोगों के ले सकते हो डेजिग्नेटेड पार्टनर के। तो मैक्सिमम आपको फिलिप फॉर्म के साथ 5 डीपिन मिल सकते हैं। ये जो फिलिप फॉर्म है उसमें आप एलएलपी का नाम रिजर्व करवा सकते हो। जैसे स्पाइस प्लस में हम कंपनी का नाम रिजर्व करवाते थे ना पार्ट ए में, वैसे ही फॉर्म फिलिप में भी क्या होगा, एलएलपी का नाम यहाँ पर रिजर्व हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर 2 केसेस होते हैं, सुनना ध्यान से। आप फॉर्म फिलिप में भी नाम रिजर्व करवा सकते हो, और एक और फॉर्म मैं आपको बताऊंगी, रन एलएलपी। रन एलएलपी मतलब क्या, रिजर्व यूनिक नेम एलएलपी। आप उसमें भी पहले एलएलपी का नाम रिजर्व करवा सकते हो और बाद में फॉर्म फिलिप फाइल कर सकते हो। सो कहने से नाम रिजर्वेशन के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, पहला फॉर्म फिलिप में नाम रिजर्व करवा दो, या फिर आप रन एलएलपी में नाम रिजर्व करवा दोगे। क्या यहाँ तक हमें क्लियर है बच्चा लोग, क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? बस बहुत ही इजी सा प्रोसेस है, परफेक्ट। अच्छा, एक बार पूरा प्रोसेस बताओ। 2 और मोर पर्सन्स जो चाहते हैं, हम एक बिजनेस करना चाहते हैं, लॉफुल बिजनेस करना चाहते हैं, दे विल सब्सक्राइब देयर नेम्स टू, आंखें बंद करो और रिकॉल करो, दे विल सब्सक्राइब देयर नेम्स टू अ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, और उस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को फाइल करेंगे। लेकिन ये डॉक्यूमेंट अकेला नहीं जाता, इसके साथ जाती है कंप्लायंस स्टेटमेंट, जिसे कौन साइन करेगा, या तो CS, CMA, CA इन प्रैक्टिस, या फिर एडवोकेट हु इज एंगेज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी। और साथ साथ बोल देंगे कि ऑल द रूल्स रेगुलेशन रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी वो हमने कंप्लाई करी है। यहाँ तक क्लियर है। फॉर्म फिलिप होता है एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने का। यहाँ पर आप डीपिन के लिए अप्लाई कर सकते हो एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। मैक्सिमम 5 लोगों को डीपिन मिलने वाला है। फॉर्म फिलिप में एलएलपी का नाम रिजर्व हो जाएगा। आप चाहो तो पहले रन एलएलपी फॉर्म में भी एलएलपी का नाम रिजर्व करवा सकते हो। डन है। अच्छा, अभी ये जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट हम देख रहे हैं, उस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में क्या होगा, कुछ बेसिक चीजें समझो। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में होगा एलएलपी का नाम, जो नाम आप रखना चलते हो। एलएलपी का बिजनेस क्या है, कहना ही से एलएलपी का काम, किस चीज का बिजनेस एलएलपी यहाँ पर करना चाह रही। सो एलएलपी का नाम होगा, एलएलपी का प्रपोज्ड बिजनेस होगा। एड्रेस होने वाला है एलएलपी के रजिस्टर्ड ऑफिस का। जैसे कि हमारी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, वैसे ही हमारे एलएलपी का भी रजिस्टर्ड ऑफिस होता है। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे एलएलपी का भी रजिस्टर्ड ऑफिस होने वाला है। नेक्स्ट है हमारे नेम और एड्रेस चाहिए सारे के सारे पार्टनर्स का, जो भी एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे थे, तो उनका नाम बताओ, उनका एड्रेस बताओ। जो आपके डेजिग्नेटेड पार्टनर है उनका नाम और एड्रेस होना चाहिए। एंड लास्टली सच अदर इंफॉर्मेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो कैसे बताऊंगी, सुनना इसको। एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में होगा नाम, मतलब नेम ऑफ एलएलपी। एलएलपी का काम क्या है, मतलब प्रपोज्ड बिजनेस ऑफ एलएलपी। एलएलपी कहाँ पर है, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस वो बता दो। नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स ऑफ एलएलपी, नेम एंड एड्रेस ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ऑफ एलएलपी, एंड सच अदर इंफॉर्मेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। क्या ये क्लियर है, क्या ये डन है? अरे एकदम मस्त, मजा आएगा। अच्छा, हमने तो हमारा काम कर दिया, अभी काम किसका है, अभी काम में आरओसी का यहाँ पर। ठीक है, सो बेसिकली गाइस
चैप्टर कब ओवर होगा, कितने लेक्चर्स में ओवर होगा, इट इज़ माई कॉल ना, ये मेरे ऊपर रहने देते, ठीक है। ये आप लोग प्लीज़ मत डिसाइड किए और ये बातें मत करो। If there is a topic that is going important, so it is my humble request to please focus here only, ठीक है। As I have said earlier also, अगर आप ये बात करोगे तो it is going to disturb me as well as other students. So एक लेक्चर लगेगा, 2 लेक्चर लगेगा, वो आपके पास प्लानर है, आपको पता है कब कंप्लीट होगा, सो बेटर होगा आप ये डिस्कशन ना करें। आई होप यू गाइज विल कोऑपरेट मी, ठीक है। ओके सो अभी तक क्या हुआ बच्चा लोग, हमने फिलिप फॉर्म सबमिट कर दिया है आरओसी को, हमने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, फिलिप फॉर्म सबमिट कर दिया। आरओसी अपनी इन दोनों आंखों से फॉर्म चेक करेगा और अगर उसे लगता है फॉर्म तो डिफेक्टिव है या कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आरओसी बोलेगा सुनो एलएलपी 15 दिन में फिर से फॉर्म को क्या करो, रीसबमिट करो। सो आरओसी को लगता है कि फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए, फॉर्म इनकम्प्लीट है या फिर डिफेक्टिव है, तो वह एलएलपी को बोलेगा यहाँ पर कि 15 डेज में क्या करो, आप फिर से सबमिट करो फॉर्म को। तो क्या मैं कह सकती हूँ रीसबमिट करेगा, रीसबमिट करा एलएलपी ने, और रीसबमिट करने के बाद भी उन्हें लगता है डॉक्यूमेंट डिफेक्टिव है, इनकम्प्लीट है, तो उस केस में आरओसी बहुत दिलदार है, आरओसी एक अपॉर्चुनिटी और देगा कि ठीक है 15 डेज में आप फिर से सबमिट करो, तो आपको जो भी डिफेक्ट है उसे ख़त्म करो और 15 डेज में सबमिट करो। कहने से यहाँ पर मैं बोल रही हूँ 2 रीसबमिशन हो गए। पहली बार आरओसी के पास फिलिप फॉर्म है, वो बोला गलत है, इनकम्प्लीट है, 15 दिन में सबमिट करो। तुमने फिर से सबमिट किया, वो बोलेगा नहीं अभी भी डिफेक्टिव है, फिर से सबमिट करो। तो टोटल आप 2 बार रीसबमिशन कर सकते हो 15 डेज के अंदर जब से आरओसी ने आपको बोला है। तो टोटल रीसबमिशन का पीरियड मैक्सिमम कितना रहने वाला है, 15 + 15 कितना हो गया हमारा, 30 डेज यहाँ पर रीसबमिशन का पीरियड रहने वाला है। आप मैक्सिमम 2 बार रीसबमिट यहाँ पर कर सकते हो। अच्छा सब कुछ सही है यार, मस्त बल्ले बल्ले है। तो एलएलपी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यहाँ पर मिल जाएगा आपकी। जैसे ही आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है हमारी एलएलपी हो जाएगी इनकॉर्पोरेट। अच्छा साथ ही साथ पैन नंबर भी मिल जाएगा, 10 नंबर भी मिल जाएगा आपको। और फॉर्म 16 में क्या हो जाएगा, हमें फॉर्म 16 में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यहाँ पर मिल जाने वाला है। फाइनली आपको कितने दिन में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है, ध्यान रखना। आरओसी ने देखा, उसे लगता है सब कुछ सही है, तो आरओसी 14 डेज में आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगी। आपकी एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट रजिस्टर करके आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगी। जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला बच्चा लोग, इट मीन्स इट इज़ अ कंक्लूसिव एविडेंस, ये इस बात का सबूत है कि आपकी एलएलपी एग्जिस्टेंस में आ चुकी, आपकी एलएलपी बन चुकी है और स्वाहा हमने बना दी है एक एलएलपी। यहाँ पर क्या ये प्रोसेस दिमाग में गया दीदी? थोड़ा थोड़ा गया, पूरा तो नहीं गया। डोंट वरी, व्हेन आई एम हियर सब कुछ पूरा दिमाग में पहुंचा दूंगे तुम्हारे, ठीक है। सो पूरा दिमाग में पहुंचा देती हूँ पहले मैं तुम्हारे। हाँ जी, पहले हम लोग इस चीज को रीड करेंगे बिकॉज अपने रीड नहीं किया है। इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम व्हाट, कि 2 या 2 से ज्यादा पर्सन, 2 या 2 से, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, अभी आपको मेरे साथ बस रिकॉल करते रहना है। सुनो मैंने क्या बोला, 2 और मोर पर्सन्स जो एक लॉफुल बिजनेस कैरी ऑन करना चाहते हैं विथ अ व्यू टू प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, वो अपने नाम को सब्सक्राइब कर देंगे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पे और वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे आरओसी को। यही पॉइंट लिखा है हमारा। 2 और मोर पर्सन्स प्रॉफिट के लिए लॉफुल बिजनेस करना चाहते हैं, अपना नाम सब्सक्राइब कर देंगे, मतलब अपना नाम लिख देंगे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पे, एंड दैट डॉक्यूमेंट विल बी सबमिटेड टू आरओसी। कहाँ लिखा है? सेक्शन 11 में। इट इज ओके, अगर याद नहीं होता ये वाला सेक्शन चलेगा, ठीक है। जहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होगा सेक्शन सेट करने का मैं बोलूँगी आपको, नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। हमने बोल दिया आरओसी के पास सबमिट करेंगे, लेकिन अभी मैंने बताया इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट अकेला नहीं जाता है, आपको एक स्टेटमेंट भी सबमिट करनी पड़ेगी। वो स्टेटमेंट आप किससे लोगे यहाँ पर, या तो एडवोकेट से, कंपनी सेक्रेटरी से, सीए से, कॉस्ट अकाउंटेंट से, जो कि एलएलपी के फॉर्मेशन में एंगेज्ड है,
और साथ ही साथ एक पर्सन जिसने अपना नाम इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में सब्सक्राइब किया, मतलब एक पार्टनर से भी ये स्टेटमेंट आप लेने वाले हो। वो स्टेटमेंट में हम लिखेंगे सारी रिक्वायरमेंट इस एक्ट की हमने कंप्लाई करी है, जो भी रिक्वायरमेंट होती है एलएलपी को बनाने के लिए एज पर एलएलपी एक्ट, वो हमने कंप्लाई किया है। आई होप यहाँ तक हमें एकदम क्लियर हो चुका है। सो 2 और मोर पर्सन्स जो चाहते हैं एक लॉफुल बिजनेस करना विद अ व्यू टू प्रॉफिट, वो क्या करेंगे, अपना नाम सब्सक्राइब करेंगे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पे एंड दैट विल बी सबमिटेड टू आरओसी, बट उसके साथ एक स्टेटमेंट जाने वाली प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में। ठीक है, हम लोग क्या करने वाले हैं, फॉर्म फिलिप सबमिट करेंगे। फॉर्म फिलिप होता है फॉर्म फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। अगर कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर है, उन्हें डीपिन नहीं मिला तो फॉर्म फिलिप के साथ ही मिल जाएगा। मैक्सिमम कितने लोगों को, 5 पीपल को मिल सकता है। हमें एलएलपी का नाम रिजर्व कराना है, आप करवा सकते हो फॉर्म फिलिप से। उसके अलावा भी एक्सेप्ट दैट यू ऑल्सो हैव अ फॉर्म रन एलएलपी, उससे भी एलएलपी का नाम यहाँ पर रिजर्व हो जाएगा। ओके, हमने क्या किया है फिर, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में क्या क्या डिटेल्स चाहिए, एलएलपी का नाम, नेम ऑफ एलएलपी, एलएलपी का काम, बिजनेस ऑफ एलएलपी, एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है वो चला जाएगा। देन नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स ऑफ एलएलपी, नेम एंड एड्रेस ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ऑफ एलएलपी एंड सच अदर इन्फॉर्मेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ये इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट किसको सबमिट किया, आरओसी को। आरओसी का काम क्या, आरओसी एग्जामिन करेगा, उसको लगता है डॉक्यूमेंट डिफेक्टिव है या इनकम्प्लीट है, बोलेगा फिर से रीसबमिट करो 15 दिनों के अंदर अंदर। आपने रीसबमिट किया फिर भी डिफेक्टिव और इनकम्प्लीट है, वो बोलेगा फिर से सबमिट करो 15 दिनों में। सो मैक्सिमम रीसबमिशन 2 बार कर सकते हो। टाइम मैक्सिमम कितने मिलने वाला है, 30 डेज का यहाँ पर आपको मिलने वाला है रीसबमिशन का टाइम। हमने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट दे दिया, अगर उसे लगता है सब कुछ सही है तो वो 14 डेज के अंदर अंदर क्या करेगा, आपको इनकॉर्पोरेशन के लिए रजिस्टर करेगा। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यहाँ पर दे देने वाला है। स्वाहा, हमारी एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो गई है। क्या अभी कोई भी डाउट है आप लोगों को, बताओ। परफेक्ट, ऑसम, यस, ग्रेट, डन 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 डन। मजा आ गई क्या, ओहो वेरी गुड। अभी इजीली रिकॉल हुआ, हमें इजीली रिकॉल हुआ। हो सकता है शुरू में ऐसा लग रहा होगा बहुत लेंदी प्रोसीजर है, बट आई होप अभी यू आर एबल टू रिकॉल। एक मेरी तरफ से एक टिप देना चाहती हूँ, टेक अ A4 साइज पेपर और एनी पेज ऑफ योर नोटबुक, और वहाँ पर आज आपको पूरा का पूरा प्रोसेस लिखना है। ठीक है, सिंपल फ्लो चार्ट बनाते हुए आपको पूरा प्रोसेस लिखना रहेगा, प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। ठीक है, अच्छा, अगर आपकी एलएलपी रजिस्टर हो जाती है, हमारी एलएलपी हो गई है रजिस्टर, आपकी एलएलपी बन गई है यहाँ पर, तो क्या इफेक्ट है रजिस्ट्रेशन का, वी विल सी दैट रजिस्ट्रेशन का क्या इफेक्ट होने वाला है। सबसे पहला सेक्शन 14 बोलता है जैसे ही एलएलपी रजिस्टर होगी इसके कुछ इफेक्ट है। अभी एलएलपी रजिस्टर हो गई, कहने से वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन गई है, तो वो अपने नाम पर किसी के ऊपर भी केस फाइल कर सकती है और कोई और पर्सन भी उसके नाम पर केस फाइल कर सकता है। सो कहने से जैसे ही एलएलपी अपने नाम पर रजिस्टर हो जाएगी, इट कैन स्यू एंड बी स्यूड, कोई भी उसके नाम पर केस कर सकता है और वो किसी के भी नाम पर केस कर सकती है। एलएलपी रजिस्टर हो गई, सेपरेट लीगल एंटिटी, वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, अपने नाम पे ओन कर सकती है, प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकती है, प्रॉपर्टी पे कुछ डेवलपमेंट कर सकती है, प्रॉपर्टी को बेच भी सकती है, चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी हो, टेंजिबल हो, इनटेंजिबल हो या इमूवेबल हो, एलएलपी ऐसा कर सकती है। साथ ही साथ एलएलपी चाहे, नॉट कंपलसरी, एलएलपी चाहे तो कॉमन सील रख सकती है यहाँ पर। ठीक है, एंड लास्टली एलएलपी वो सारे काम कर सकती है जो कि नॉर्मली बॉडी कॉर्पोरेट कर सकती है। दीदी दीदी एग्जाम्पल दो ना, और कौन से काम कर सकती है। अच्छा सुनो, एलएलपी अपने नाम पे किसी के साथ अग्रीमेंट में एंटर भी कर सकती है, ओके ये काम कर सकती है। और साथ ही साथ एलएलपी अपने नाम पर लोन भी ले सकती है, साथ ही साथ एलएलपी कहीं पर भी अपने नाम पे इन्वेस्टमेंट कर सकती है, एलएलपी चाहे तो किसी की गारंटी दे सकती है, एलएलपी बहुत सारे काम कर सकती है जो एक नॉर्मल बॉडी कॉर्पोरेट कर सकता है। ये कब कर पाएगी, जैसे ही एलएलपी रजिस्टर हो गई है। सो दीज आर द इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। क्या कर सकते हो ये,
एक बार देखो क्या क्या होगा। एलएलपी कैन स्यू बी स्यूड। एलएलपी अपने नाम पे प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है, ओन होल्ड डेवलप कर सकती है, डिस्पोज ऑफ कर सकती है। एलएलपी कैन हैव अ कॉमन सील अगर वो चाहती है तो, और एलएलपी कैन डू ऑल द एक्ट्स जो कि नॉर्मल बॉडी कॉर्पोरेट लॉफुली कर सकती, मतलब कैन एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, किसी के साथ भी एग्रीमेंट में एंटर हो सकती है, लोन ले सकती है, इन्वेस्टमेंट कर सकती है। ये नॉर्मल काम आपकी एलएलपी यहाँ पर कर पाएगी। क्या कोई डाउट है यहाँ तक हमें? यस प्रियांशी, एकदम परफेक्ट। अच्छा, क्या लगता है तुम्हें ये एलएलपी में जो पार्टनर्स आएंगे ऐसे ही तो नहीं आएंगे, कुछ ना कुछ पैसा लेकर आएंगे, और जो भी कुछ लेकर आते हैं पार्टनर्स उन्हें हम बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन। तुम्हारा पार्ट कितना है? अच्छा, तुम कभी गए होंगे कैफे वगैरह अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ, तो हम लोग लंच और डिनर की बात करते हैं कॉन्ट्रीब्यूट। अच्छा, सब मिलकर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 1000 रुपीज आया तो वी विल स्प्लिट इट, ठीक है, हम स्प्लिट करने वाले। वैसे ही यहाँ पे सभी पार्टनर्स आ रहे एलएलपी में, तो कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूशन लेकर आ सकते हैं। वो कंट्रीब्यूशन किस फॉर्म में हो सकता है? हो सकता है कोई टेंजिबल एसेट ला रहे हो, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी ला रहे हो, कोई इनटेंजिबल प्रॉपर्टी ला रहे हो, या फिर एलएलपी में कोई भी बेनिफिट कर रहे हो, तो हमारा कंट्रीब्यूशन कैन बी इन एनी फॉर्म, टेंजिबल, इनटेंजिबल, मूवेबल या इमूवेबल। क्लियर है ये चीज? टेंजिबल कैसे हो सकता है? कोई असेट ला रही हूँ मैं, कोई मशीनरी दे दी, कोई लैंड दे दी है मैंने यहाँ पर, कोई मूवेबल चीज दे दी, कोई गोल्ड दे दिया यहाँ पर, कोई इमूवेबल मैंने फैक्ट्री दे दी है, हो सकता है। इनटेंजिबल प्रॉपर्टी, मैं अपना नाम लेकर आ रही हूँ, मेरा नाम इतना मस्त है कि तुम्हारे पास बिजनेस आ जाएगा यहाँ पर, तो मैं गुडविल लेकर आ रही हूँ। ओके, स्यू मतलब होता है केस फाइल करना, श्रेया मिश्रा। अच्छा, और लास्ट टॉपिक जो कि है आपका रजिस्टर्ड ऑफिस से रिलेटेड, ठीक है, इट इज नॉट इनकॉर्पोरेशन। ये लास्ट टॉपिक है हम जो देख रहे हैं रजिस्टर्ड ऑफिस से रिलेटेड। अभी हमने देखा कि एलएलपी जो है, एलएलपी को इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में लिखना है, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है वो बताना है। इट मीन्स हर एक एलएलपी का कोई ना कोई रजिस्टर्ड ऑफिस तो जरूर होगा। बट वाई दीदी, वाई देयर इज अ नीड ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस? अच्छा सुनो, ऑनलाइन शॉपिंग सभी करते हो ना, सभी करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग करते टाइम अपना एड्रेस डालते हो, एड्रेस मेंशन करते हो, उसी एड्रेस पे तुम्हारे सारे पार्सल्स आते हैं, तुम्हारे सीएस एग्जीक्यूटिव की बुक्स आती है। इट मीन्स तुम्हारा कोई एड्रेस होना ज़रूरी है। वैसे ही एलएलपी के लिए जो भी नोटिस आएंगे, जो भी सर्कुलर्स आएंगे, जो भी कम्युनिकेशन आएंगे, वो कहाँ पर आएंगे? एलएलपी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे आएंगे। इसलिए बोला गया हर एक एलएलपी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए जहाँ पर उसके सारे कम्युनिकेशन, सारे नोटिस मिलते हैं। समझ आया क्यों होना चाहिए यहाँ पर? सो हर एक एलएलपी का एक कम्युनिकेशन और नोटिस के लिए रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। ये जो भी डॉक्यूमेंट आपको दे रहे हैं वो डॉक्यूमेंट हो सकता है एलएलपी के नाम पर है, या हो सकता है एलएलपी के किसी पार्टनर के नाम पर है, चलेगा। हो सकता है डॉक्यूमेंट्स जो है, तुमने अगर ऑनलाइन शॉपिंग करी, एड्रेस तो सेम है, हो सकता है वो पार्सल तुम्हारे नाम पर हो, या तुम्हारे पेरेंट्स के नाम पर हो, या तुम्हारे भाई के नाम पर हो। वैसे ही कोई भी डॉक्यूमेंट आ रहा है वो एलएलपी के नाम पर भी हो सकता है, उसके कोई भी पार्टनर या डेजिग्नेटेड पार्टनर के नाम पर भी हो सकते हैं। आप कैसे भेज सकते हो? पोस्ट से भेज सकते हो, रजिस्टर्ड पोस्ट से, या किसी भी मैनर पर आप यहाँ पर पार्सल डॉक्यूमेंट भेज सकते हो। क्या लगता है तुम्हें एलएलपी चाहे तो अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर सकती? क्या बिल्कुल कर सकती है। तुम तुम्हारा घर चेंज कर सकते हो तो तुम बता दोगे कि सुनो सुनो, जब भी टाइप करोगे ना मिंत्रा से शॉपिंग करते टाइम, तो अपना एड्रेस चेंज कर दोगे, राइट? वैसे ही एलएलपी चाहे तो अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर सकती, पर इन्फॉर्म किसको करने वाली है? आरओसी को इन्फॉर्म करने वाली है। सो एलएलपी चाहे तो अपना प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर सकती है, लेकिन साथ ही साथ किसको बताएगी? आरओसी को यहाँ पर बताने वाली है। क्या यहाँ तक कोई डाउट है? क्या यहाँ तक कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी? और ये राज, श्योर श्योर, आज मैं ना आपकी एसबीआई के नोट्स पक्का से अपलोड करवाती हूँ, ई नोट्स, ठीक है? चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, तो आपके मन में जो भी डाउट्स है वो भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से, जो भी डाउट है ना वो क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करें?
ओके हमने देखा एलएलपी क्या होता है। एलएलपी एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है कंपनी का और पार्टनरशिप फर्म का। पार्टनरशिप फर्म जैसी फ्लेक्सिबिलिटी और कंपनी जैसी क्या होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखी थी। जिस भी बच्चे को बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में डाउट है मेरे साथ एक बार देख लो। यहाँ पर बोला गया है बॉडी कॉर्पोरेट में क्या आएगा, बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स अ कंपनी। इसका मतलब बॉडी कॉर्पोरेट में एक कंपनी भी आएगी जो कि सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर डिफाइंड है। और मेरे नादान परिंदे जानते हैं कंपनीज एक्ट 2013 का जो सेक्शन 2 क्लॉज 20 वो क्या डिफाइन करता है, कंपनी मतलब क्या। तो इट मीन्स बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर आने वाला है हमारा कंपनी। साथ ही साथ कंपनी ऐसी जो रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया हुई है, ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। एलएलपी जो इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, एलएलपी जो आउटसाइड इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है। क्या नहीं आएगा, कॉर्पोरेशन, सोल कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोई और बॉडी कॉर्पोरेट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया। उसके बाद हमने देखा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। लेकिन अगर आपकी इनकॉर्पोरेट हुई है एलएलपी 30 सितंबर के बाद तो उस केस में फाइनेंशियल ईयर नेक्स्ट टू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा, ठीक है। एलएलपी अग्रीमेंट मतलब ऐसा अग्रीमेंट वो जो किसके बीच में बना है, पार्टनर्स ऑफ एलएलपी के बीच में या एलएलपी और उसके पार्टनर्स के बीच में बना है। फॉरेन एलएलपी मतलब ऐसी एलएलपी जो इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया हुई है बट उसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पर है, प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है बच्चा लोग, इंडिया में। यू गाइस हैव टू स्पीक विथ मी बेटा, अपने लिए बोलो, मजा आएगा, ठीक है। बट उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में। ये तूफानी रिवीजन आपको करना है मेरे साथ, ठीक है। आफ्टरवर्ड्स हम लोग स्टार्ट हो गए थे कि एलएलपी जो है, एलएलपी आखिरकार हम बनाएंगे कैसे। सो एलएलपी को इनकॉर्पोरेशन के लिए 2 और मोर पर्सन्स जो चाहते हैं लॉफुल बिजनेस करना, प्रॉफिट करने के लिए, दे विल सब्सक्राइब देयर नेम्स टू अ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। ये इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट किससे सबमिट करने वाले, आरओसी को सबमिट करने वाले। लेकिन उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, यहाँ पर एक कंप्लाइंस स्टेटमेंट होना चाहिए विच शुड बी वेरीफाइड बाय एडवोकेट, सीएस, कॉस्ट अकाउंटेंट, जीए इन प्रैक्टिस, जिन्होंने क्या क्या हुआ एंगेज इन द फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी। और साथ ही साथ एक पर्सन जो कि एंगेज है यहाँ पर, वो बोलेंगे ऑल द रूल्स रेगुलेशन रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर कंप्लाई कर दिए गए हैं। कंप्लाइंस स्टेटमेंट हमने भेज दिया है। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, जैसे ही कंप्लाइंस स्टेटमेंट भेजा है जाएगा फॉर्म फिलिप। फॉर्म फिलिप में हम बताएंगे, आपको डीपिन नहीं है तो आप डीपिन ले सकते हो, मैक्सिमम 5% डीपिन ले सकते हैं। फॉर्म फिलिप में नाम रिजर्व हो सकता है, रन फॉर्म में नाम रिजर्व यहाँ पर हो पाएगा, राइट है यहाँ तक। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में लिखा होगा एलएलपी का नाम क्या है, एलएलपी का प्रपोज्ड बिजनेस क्या है, एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस क्या है। उसके बाद एलएलपी का नेम एंड एड्रेस ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स ऑफ एलएलपी। आपने भेज दिया है आरओसी के पास इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। आरओसी क्या देखने वाला है, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट सही है नहीं है। अगर उसे लगता है डिफेक्टिव है बोलेगा रीसबमिट करो 15 दिनों में, फिर से लगता है डिफेक्टिव है तो बोलेगा रीसबमिट करो 15 डेज में। कहने से टोटल रीसबमिशन का पीरियड मैक्सिमम कितने डेज है, मैक्सिमम 30 डेज है हमारे पास यहाँ पर। एम आई वेरी क्लियर, तो मैक्सिमम 30 डेज है रीसबमिशन का टोटल पीरियड। अच्छा हमने रीसबमिट कर दिया है, फिर आरओसी के लगता है सही है 14 डेज के अंदर अंदर आरओसी रजिस्टर करेगा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। हमने देखा था एक एलएलपी में मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए, मैक्सिमम नो लिमिट है। किसी भी टाइम पे अगर 2 पार्टनर से कम हो गए और उस पार्टनर ने 6 महीने से ज्यादा के लिए बिजनेस कैरी ऑन किया, दैट सिंगल पार्टनर विल बी लाइबल फॉर ऑल द एप्लीकेशंस आफ्टर 6 मंथ्स के लिए वो लाइबल यहाँ पर रहने वाला है। अच्छा डेजिग्नेटेड पार्टनर सेक्शन 7 में, डेजिग्नेटेड पार्टनर मतलब वो पार्टनर्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर मैनेजिंग द अफेयर्स और बिजनेस ऑफ एलएलपी। ये वो पार्टनर्स रहने वाले हैं। तो हर एक एलएलपी में कम से कम कितने पार्टनर्स होने चाहिए, 2 इंडिविजुअल डेजिग्नेटेड पार्टनर्स यहाँ पर होने चाहिए। 2 इंडिविजुअल डेजिग्नेटेड पार्टनर्स में से एक पार्टनर कैसा होना चाहिए, यहाँ पे रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। रेसिडेंट इन इंडिया मतलब दीदी ऐसा पर्सन जो इंडिया में रहा है 120 डेज और मोर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। लेकिन अगर आपकी एलएलपी ऐसी जिसमें सारे के सारे बॉडी कॉर्पोरेटिव पार्टनर्स, तो उस केस में क्या, उसमें डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कौन रहने वाले, उसमें डेजिग्नेटेड पार्टनर्स रहने वाले बेटा बॉडी कॉर्पोरेट के नॉमिनी। जिसको भी इस पॉइंट में डाउट था ध्यान रखना, अगर आपकी एलएलपी है जिसमें बॉडी कॉर्पोरेट ही सारे पार्टनर्स हैं तो उस केस में उसका जो नॉमिनी होगा मतलब जो इंडिविजुअल होगा वो डेजिग्नेटेड पार्टनर यहाँ पर बन जाने वाला है। डेजिग्नेटेड पार्टनर की जगह खाली होगी, वैकेंसी होगी, वहां से 30 डेज में उसकी वैकेंसी फुलफिल करनी पड़ेगी आपको। और आरओसी को बता दो कोई भी पर्सन डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकता जब तक उसने कंसेंट ना दी हो, तो उसकी कंसेंट ले लो। हर एक डेजिग्नेटेड पार्टनर के पास डीपिन होना चाहिए। डीपिन मतलब क्या, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, हर एक एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस होगा जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स, कम्युनिकेशन, नोटिसेस आएंगे। वो डॉक्यूमेंट्स किसके नाम पर आ सकते हैं, एलएलपी के नाम पे, उसके पार्टनर के नाम पे या उसके डेजिग्नेटेड पार्टनर के नाम पे। इफ इट एनी टाइम उसका रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हुआ इट्स इन्फॉर्म टू आरओसी। लास्टली हमने देखा अगर हमारी एलएलपी रजिस्टर हो चुकी है तो इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या, आपकी एलएलपी कैन स्यू एंड बी स्यूड,
ठीक है। सीयू मतलब होता है केस फाइल कर सकती है, कोई भी उसके ऊपर केस फाइल कर सकता है। आपकी एलएलपी अक्वायर कर सकती है कोई भी प्रॉपर्टी, ओन, डिस्पोज, होल्ड या फिर डेवलप कर सकती है कोई भी प्रॉपर्टी को। एलएलपी चाहे तो कॉमन सील रख सकती है, एलएलपी वो सारे काम कर सकती है लॉफुली। जो कोई और बॉडी कॉर्पोरेट करना चाहता है, पार्टनर्स आएंगे, कॉन्ट्रीब्यूशन लेकर आएंगे। कौन से फॉर्म में हो सकता है, टेंजिबल, इंटेंजिबल, मूवेबल या इमूवेबल। स्वाहा, हमारा पार्ट 1 हो चुका है कंप्लीट। मजा आ गया, रिवीजन कर लिया मेरे साथ? क्या रिवीजन डन है? डन 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 है क्या? एक बार फायर इमोजी टैप कर दो। क्या ये डन हो गया है, स्वाहा हो गया है? ओके गाइस, ग्रेट। सो यू हैव टू टेक एफर्ट्स फॉर योरसेल्फ। वेरी गुड। पक्का पक्का तुलिया, आज ही मैं ई नोट्स अवेलेबल करवाती हूँ SBIL के। कंपनी लॉ के तो अपलोडेड है ऑलरेडी। ठीक है, बहुत मजा आ गया। थैंक यू सो मच गाइस। सो टुडे वी विल एंड हियर ओनली। अच्छा, एक चीज है जो मैंने आप लोगों के लिए करी थी, जस्ट लेट मी शो यू, एक सेकेंड। हाँ जी, चलो अभी टाइम तो नहीं है मेरे पास, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगी, बिकॉज आई हैव अ लेक्चर ऑन यूट्यूब। तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाती हूँ। मज़ा आ गया बेटा? साधक नॉमिनी तो होगा ही ना बॉडी कॉर्पोरेट में, क्यों नहीं होगा? ठीक है क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। ग्रेट ग्रेट गाइस, डन करें? थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर लव। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। बेटा एक चीज़ बोलूँगी, किसी भी चीज़ को ना क्रिटिसाइज करना या किसी भी चीज़ में कमियां निकालना, इट इज़ वेरी इजी। बैठे बैठे कमियां निकाल लो ना, वो बहुत ईजी होता है। बट आप किसी चीज़ को मेहनत करो, उसे अप्रिशिएट करो, दैट इज़ डिफिकल्ट। जो मुझे लगता है काफ़ी बच्चों के लिए हो रहा होगा, बट इट इज़ ओके। जब आप मेहनत करोगे तो वो चीज़ आपको मिलेगी। ठीक है, सो हियर आई नो आई एम गिविंग माई बेस्ट, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, ताकि आपको एक एक चीज़ समझ आए, एक एक चीज़ रिकॉल आए। एंड वो दिख रहा है मुझे, बहुत से बच्चों को लग रहा है। बट हाँ, सबका नेचर अलग होता है। सम फाइंड कि नहीं बैठे बैठे क्रिटिसाइज करना किसी चीज़ को ईजी होता है, कुछ बच्चों को लगता है नहीं यार CS बहुत डिफिकल्ट है, रहने देते हैं, तो वो ईजी लगता है। तो बच्चे ना अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते। लेकिन आई नो देर आर सम ऑफ द स्टूडेंट्स जो अपने कंफर्ट जोन से निकलकर मेहनत करेंगे, क्लियर होंगे, एग्जामिशन लाएंगे और ऑल इंडिया रैंक ज़रूर लाने वाले हैं। ठीक है, अच्छा डाउट देख लेती हूँ मैं एक बारी। बेटा मेंशन्ड होगा फॉर्म 16 मॉड्यूल में, एक बार चेक कर लेना। हरीश शर्मा टिप्स मैंने बता रखी है बहुत सारे लेक्चर्स में। चांदनी गुप्ता, बता दिया मैंने आपका डाउट। ठीक है, सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड गाइज। खूब खूब अच्छे से पढ़ो। जस्ट मेक योर सेल्फ प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक मी प्राउड। बाय।